नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, O2 डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर बल तथा गति के नियम। टॉपिक हमारे पास होगा बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बेटा मैं आपको याद दिला दूं कि क्लास 9 और 10th में हर एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम हो, वार्षिक परीक्षा हो, सभी में 20-20 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से हमारे पास ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। देखते हैं बेटा अपने क्वेश्चन को, देखते हैं अपने टॉपिक को। हमारे पास बेटा बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि वस्तु के जड़त्व की माप है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, वस्तु के जड़त्व की माप है। अगर मैं बेटा आपको बता दूं कि जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व होता है बेटा, जो जड़त्व है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और अगर हम जड़त्व की बात करें तो किसी भी वस्तु में उसकी विराम अवस्था और गति की अवस्था में परिवर्तन, जो होने वाला परिवर्तन होता है उसके विरोध करने का गुण होता है, उसे हम कहते हैं जड़त्व। किसी वस्तु में उसकी विराम अवस्था का या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करने का गुण होता है उसे हम जड़त्व कहते हैं। और अगर जड़त्व की बात करें तो बेटा जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन था वस्तु के जड़त्व की माप है। क्या बेटा पहला क्वेश्चन वस्तु के जड़त्व की माप है, तो ऑप्शन था बल, त्वरण, संवेग, द्रव्यमान। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान सही होगा। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 संवेग का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बेटा संवेग का मात्रक है। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो बेटा हमारे पास होता है P बराबर m गुना v। अगर मैं बात करूं बेटा m की, द्रव्यमान मात्रक होता है किलोग्राम और v वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास बेटा ऑप्शन बना किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -1। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं बेटा। ऑप्शन हमारे पास है किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, ये नहीं है। किलोग्राम मीटर की -1 सेकंड की -1, ये भी नहीं है। न्यूटन सेकंड, ये भी नहीं है। न्यूटन प्रति मीटर, ये भी नहीं है। अब हम बात करें बेटा P बराबर mv का जो एक मात्रक है वो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। अब इसमें हमारे पास में किलोग्राम मीटर वाला दोनों ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो अब हमें किस में चलना बेटा, न्यूटन की तरफ चलना, न्यूटन वाला चेक करना बेटा। और न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो यानी कि जो P है उसे बल के पदों में लेकर चलेंगे बेटा। किस में चलेंगे बेटा, बल के पदों में। चलिए बेटा हम इस बारे में बात करते हैं। हमने पढ़ा बेटा F बराबर क्या होता है, m गुना a। अगर मैं बात करूं m की, तो m क्या बना बेटा, F बटे a। F बटे a, तो m का मात्रक हमारे पास न्यूटन के पदों में क्या बनेगा, बल का हो गया न्यूटन और a का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन गुना सेकंड की घात कितनी, जो सेकंड स्क्वायर ऊपर पहुंच गया बेटा, सेकंड स्क्वायर, और बटे में कौन है बेटा, मीटर। किसका मात्रक आ गया बेटा, ये मीटर का, सॉरी बेटा द्रव्यमान का मात्रक आ गया ये न्यूटन के पदों में। अब हम बात करें बेटा P की, तो P का जो मात्रक है वो क्या बना, न्यूटन गुना सेकंड स्क्वायर बटे मीटर। और V का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर प्रति सेकंड। ये तो कैंसिल हो गया, न्यूटन सेकंड का स्क्वायर, एक पावर कैंसिल, न्यूटन गुना सेकंड। तो यानी कि हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन सेकंड। तो संवेग का मात्रक एक तो होता है बेटा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और दूसरा क्या है बेटा, न्यूटन सेकंड। बढ़ते हैं बेटा नंबर 3 की तरफ। बल का मात्रक है, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक बेटा हमने पढ़ा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर। और जो बल है वो F बराबर m गुना a होता है। F बराबर क्या होता है बेटा, m गुना a होता है। मैंने आपसे बताया था कि F बराबर m गुना a। तो जो बल का मात्रक है एक तो होता है बेटा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किस में बेटा, ये हमारे पास है m की स्पत्ति में। अब हम SI पत्ती में अगर बात करें तो एक मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है बल का एक मात्रक, न्यूटन। और जो न्यूटन है वो हमारा जो डाइन है वो होता है CGS पद्धति में। CGS पद्धति में कौन सा होता है, डाइन होता है। तो डाइन भी होता है, न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर हम CGS पद्धति में बात करें तो वो हमारा किलोग्राम सेंटीमीटर, सॉरी बेटा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए
हमारे पास होगा न्यूटन। कौन सा होगा बेटा? न्यूटन। बल्कि मैंने आपको 4 मात्रक बताया बेटा, किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ग्राम, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन और डाइन। तो हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? हमारे पास मात्रक है न्यूटन। बढ़ते हैं बेटा नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा हमसे? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है बेटा कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान 1 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम हो, 1 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम हो तथा वे समान वेग से गतिशील हो, समान वेग से गतिशील हो, तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? हमसे बेटा संवेग का अनुपात पूछा है बेटा उसने, और दोनों जो हमारे पास गतिमान है वो एक समान वेग से गतिमान है। चलिए बेटा ध्यान देते हैं। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान, तो पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 किलोग्राम। m2 की वैल्यू कितनी बेटा? 5 किलोग्राम। वे समान वेग से गतिमान है, v1 बराबर v2 और ये किसके बराबर है? v के। उनके संवेगों का अनुपात p1 अनुपात p2 आपसे पूछा गया। p1 अपॉन p2 बराबर p1 क्या बनेगा? m1 v1 अपॉन m2 v2। m1 का मान कितना बेटा? 1, v1 का मान है v, m2 का मान है 5 और v2 का मान है v, v से v कैंसिल, तो p1 अनुपात p2 कितना बना बेटा? 1 अनुपात 5। कितना बना बेटा? 1 अनुपात 5। उसने पूछा कि यदि दो वस्तु के द्रव्यमान 1 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम हो तथा वे समान वेग से गतिशील हो, तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? तो संवेगों का बेटा अनुपात होगा 1 अनुपात 5। बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसी वस्तु के द्रव्यमान m, वेग v और संवेग p में क्या संबंध है? m, p और v में क्या संबंध है? अब हमने देखा हमारे पास इसमें एक द्रव्यमान है, दूसरा संवेग है और एक वेग है। तो हमने पढ़ा था बेटा किसको? हमने पढ़ा संवेग को। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो हमारे पास जो p है, तो p क्या बना बेटा? m गुना v। क्या बना बेटा? p बराबर m गुना v। जो हमारे पास में संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। नंबर 5 में पूछा था किसी वस्तु के द्रव्यमान m, वेग v, संवेग p में क्या संबंध होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, p बराबर m गुना v। बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यह कहता है कि यदि 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? चलिए बेटा ध्यान दीजिए। क्या बेटा हमारे पास 1 किलोग्राम की वस्तु, m का मान कितना बेटा? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन, f का मान क्या बेटा? 1 न्यूटन का बल आरोपित हो तो उत्पन्न त्वरण A का मान क्या होगा? हमने क्या पढ़ा बेटा? F बराबर होता है m गुना A। तो A बराबर क्या बन जाएगा बेटा? F बटे में m। F का मान कितना बेटा? 1 बटे 1। तो A का मान आ गया 1। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण कितना होगा बेटा? उत्पन्न त्वरण होगा A ऑप्शन 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बल F तथा संवेग परिवर्तन डेल P और समय डेल T में संबंध है। किसकी बात कर रहा है बेटा? डेल T में संबंध है। अगर मैं बात करूं बेटा डेल T, डेल P और हमारे पास है F। जो डेल P है वो है संवेग परिवर्तन। क्या है बेटा? संवेग परिवर्तन। और अब मैं बात करूं संवेग परिवर्तन जो हमारे पास था वो न्यूटन का गतिविषयक दूसरा नियम था। क्या था बेटा? न्यूटन का गतिविषयक दूसरा नियम। न्यूटन का गतिविषयक दूसरे नियम को हम संवेग परिवर्तन के नाम से जानते हैं। क्या नियम था बेटा? किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जो F है वो अनुक्रमानुपाती था डेल्टा P बटे डेल्टा T के। अगर मैं अनुक्रमानुपाती साइन हटाता तो एक कांस्टेंट आता K, जिसका प्रयोगों द्वारा, ये डेल्टा T है बेटा, डेल P अपॉन डेल T, जिसका प्रयोग द्वारा K का मान हमने कितना लिया था? 1। तो F बराबर डेल P अपॉन डेल T होता है बेटा, है ना। K का मान क्या है? 1। कब बेटा? प्रयोगों द्वारा, प्रयोगों द्वारा लिया गया था K बराबर 1। ठीक है बेटा। अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, बल F तथा संवेग परिवर्तन डेल P और समय डेल T में संबंध है। पहले इस ऑप्शन को देखिए बेटा, आपके पास है तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T।
ऑप्शन नंबर हमारे पास है F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है बेटा, फिर ध्यान दे लीजिए बेटा, उसने कहा F डेल P और डेल T में क्या संबंध है। डेल्टा P है संवेग परिवर्तन, तो हमारा ध्यान गया बेटा जो संवेग परिवर्तन है वो तो हमारे पास न्यूटन के गतिविषयक दूसरे नियम को कहते हैं। न्यूटन का गतिविषयक दूसरा नियम संवेग परिवर्तन के नियम के नाम से जाना जाता है। क्या था नियम बेटा हमारे पास कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुकर्मानुपाती होती है। तो F अनुकर्मानुपाती डेल्टा P बटे डेल्टा T। अनुकर्मानुपाती साइन हटाते तो कांस्टेंट आता है, तो हमने कांस्टेंट ले लिया बेटा K। तो प्रयोगों द्वारा K का मान कितना था 1, तो F बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T। तो हमारा ऑप्शन नंबर C। पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं पर समान बल आरोपित हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बेटा आपको क्वेश्चन इसे भी ध्यान से देखना होगा बेटा, ठीक है, आपको डायरेक्ट नहीं बता सकते, समझाने से बताएंगे ऑप्शन बेटा। यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं पर M1 और दूसरी वस्तु क्या है M2, जो बल है दोनों बल क्या है समान है, वो किसके बराबर है F के बराबर है। हमने क्या पढ़ा बेटा F1 बराबर होगा, हमने माना दो द्रव्यमान है M1 और M2 और इन वस्तुओं के त्वरण भी अलग अलग होंगे A1 और A2। बल कैसे है समान, F1 और F2 के दोनों के मान F1 बराबर बेटा M1 A1, यानी कि मैं बात करूं F का मान आ गया M1 A1। F2 बराबर कितना M2 A2, इस F का मान भी कितना आ गया M2 A2। दोनों F हैं, कैसे रखेंगे बराबर, M1 A1 बराबर M2 A2। तो हमारे पास क्या है बेटा A1 बटे A2 बराबर M2 बटे M1, A1 बटे A2 बराबर M2 बटे M1, या M1 बटे M2 बराबर A2 बटे A1। अब देखते हैं बेटा कौन से ऑप्शन की बात करेंगे। हमारे पास उसने कहा यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं पर समान बल आरोपित हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं, तो हमने माना कि पहली वस्तु का द्रव्यमान M1, दूसरी वस्तु का M2, वे जो बल हैं दोनों के समान है, वो हमने क्या ले लिया F। तो त्वरण दोनों के क्या बेटा अलग अलग A1 और A2। तो F1 बराबर क्या होगा M1 A1, F1 की वैल्यू क्या मानी हमने F बराबर M1 A1। F2 बराबर M2 A2, F2 को हमने क्या माना F बराबर M2 A2। उसने बताया दोनों का बल समान है, तो दोनों के F के मान कैसे होंगे बराबर होंगे। M1 A1 बराबर M2 A2, या A1 के डिवाइड में A2 चला गया, M1 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में, या हम इसे लिख सकते हैं कि भाई M2 इधर आ गया, A1 इसके डिवाइड में चला। अब ऑप्शन है हमारे पास दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण समान होगा, गलत है, वो तो हम स्टार्टिंग में A1 A2 लेके चले हैं, A1 A2 क्या लेके चले स्टार्टिंग में। हाँ अगर बल भी समान है द्रव्यमान भी समान है तब हमारे पास में जो त्वरण है वो भी क्या होगा समान होगा। अगर द्रव्यमान अलग अलग है तो त्वरण एक समान नहीं होगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। उत्पन्न त्वरण तो A1 A2 हम बात करें, A1 के बराबर लिखा हुआ M2 और A2 के बराबर है M1, तो फिलहाल हमारे पास में सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास कैसा सही, जो उत्पन्न त्वरण है वो द्रव्यमानों के क्या होंगे व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करेंगे, गलत बात है। तो सामने लिखा हुआ है M2 बटे M1, जो त्वरण है उनके सामने लिखा हुआ है बेटा M1 M2, तो निर्भर क्यों नहीं करेंगे, ये बात भी हमारे पास गलत है। दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण अनिश्चित होंगे, ये भी बात गलत है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। बेटा अभी हमने जो नंबर 7 क्वेश्चन किया था उसमें इसी बारे में चर्चा करी थी। जो संवेग परिवर्तन है वो न्यूटन का गतिविषयक दूसरा नियम है, और क्या कहता है बेटा किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुकर्मानुपाती होती है। अब इसने पूछा संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो हम ऑप्शन है त्वरण, ऑप्शन नंबर है हमारे पास वेग, द्रव्यमान, बल। तो हमने अभी पढ़ा बेटा किसके अनुकर्मानुपाती होती है बल के, तो किसके बराबर होगी वो ऑप्शन नंबर बी बल के बराबर होगी। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। समय के साथ संवेग परिवर्तन की दर, समय के साथ संवेग परिवर्तन की दर मापी जाती है, संवेग परिवर्तन की दर मापी जाती है समय के साथ, ये हमें बताना बेटा।
तो मैं बेटा पहले से रफ कर लेता हूं। पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ बेटा, हमारे पास में संवेग परिवर्तन बेटा जो एफ है वो बराबर होता है डेल पी बटे डेल टी के। एफ किसके बराबर होता है? डेल पी बटे डेल टी के। ठीक है बेटा, उसने हमसे क्या कहा, समय के साथ संवेग परिवर्तन की दर किस में मापी जाएगी? डेल पी बटे डेल टी होता है हमारे पास क्या बेटा? संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन होता है। अब संवेग परिवर्तन बराबर किसके होता है? बल के, और बल का मात्रक होता है भाई न्यूटन, या फिर हम कह सकते हैं डाइन। अब हमने ऑप्शन देखा भाई कहीं भी न्यूटन डाइन की कोई चर्चा नहीं है हमारे पास में। उसने कहा समय के साथ संवेग परिवर्तन की दर मापी जाती है। संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं बेटा। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? आरोपित बाह्यक बल के बराबर होती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, डाइन होता है। कोई सा भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब इसमें ऑप्शन तो बेटा किलोग्राम है, किलोग्राम के पदों में दे रखे, यानी कि द्रव्यमान के पदों में। तो भाई हम बात करें एफ की, तो एफ क्या होता है हमारा? वो होता है एम गुना ए। एफ क्या होता है? एम गुना ए। और एम है हमारा द्रव्यमान जिसका मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया बेटा पहला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ऑप्शन हमारे पास में। ठीक है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दे सकते हो बेटा, समय के साथ संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के क्या होती है? बराबर होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो एफ बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। डेल्टा पी बटे डेल्टा टी को क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर। डेल्टा पी संवेग परिवर्तन, समय से डिवाइड करा तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर? आरोपित बाह्य बल के बराबर हो गई। अब बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, डाइन होता है। अब न्यूटन डाइन कोई सा भी ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, ऑप्शन में तो किलोग्राम लिखे हुए हैं। तो हम बेटा गए किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान के पदों में। तो एफ बराबर क्या होता है? एम गुना ए होता है। अब एम गुना ए, एम हो गया बेटा हमारे पास द्रव्यमान का किलोग्राम, और त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु का त्वरण, किसी वस्तु का त्वरण। अब उसने आगे कोई कंडीशन नहीं है, सीधा ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या पढ़ना होगा? पहले हमें ऑप्शन पढ़ने होंगे। उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जड़त्व पर निर्भर करता है, या इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ये हमें दिए गए बेटा। तो जो जड़त्व पर निर्भर करता है, अगर मैं जड़त्व की बात करूं तो जड़त्व, इसने कहा जड़त्व पर निर्भर नहीं करता है। अगर इस ऑप्शन की बात करूं तो जड़त्व तो खुद निर्भर करता है द्रव्यमान पे, तो इसका मतलब त्वरण द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। ये बात तो गलत है। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा पहले हम देख लेते हैं त्वरण के बारे में। एफ बराबर होता है एम गुना ए। ए बराबर क्या होता है बेटा? एफ बटे एम। ए बराबर क्या होता है? एफ बटे एम। ठीक है बेटा, तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 11 का क्या बना हमारे पास बेटा, कि उस पर आरोपित बल जो ए है वो सीधे सीधे किसके, सीधे सीधे क्या हो गया? अनुक्रमानुपाती हो गया। ए बराबर एफ बटे एम। तो उस पर आरोपित बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु का त्वरण उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलते बेटा ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम हो और उस पर 15 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम हो और उस पर 15 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? हमें दे रखा है एम का मान बेटा कितना? 5 किलोग्राम, उस पर 15 न्यूटन का एफ का मान 15 न्यूटन। हमसे क्या पूछा? ए पूछा बेटा। ए बराबर क्या होता है? एफ बटे एम। एफ का मान 15, एम का मान 5, 15, 5 से 15 को डिवाइड करा 3 आ गया, और मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है बेटा हमारा, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 5 किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है। पिंड पर परिणामी बल होगा। बेटा ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में बेटा। 5 किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से, जो वेग है वो कैसा है? नियत है। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं जो P है वो बराबर होता है m गुना v। P बराबर क्या होता है बेटा? m गुना v के बराबर होता है। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता बेटा,
बदलता क्या है? वेग। जो संवेग में परिवर्तन होता है वो वेग के कारण होता है, ठीक है। उसने कहा वो नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है। अब नियत वेग से चलेगा तो संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। अब उसने पूछा पिंड पर परिणामी बल क्या होगा? जब हमारे पास संवेग परिवर्तन शून्य है तो आरोपित बाह्य बल भी शून्य है। 5 किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है, तो पिंड पर परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल होगा शून्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक है, क्योंकि बेटा क्या कहा गया था? नियत वेग से, और अगर वेग में परिवर्तन होगा तभी तो संवेग में परिवर्तन होगा, और संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन 0 तो आरोपित बाह्य बल भी 0, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक है। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 1-2 किलोग्राम की वस्तु एक क्षैतिज खुरदरी मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फिसल रही है। वस्तु को उसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल की आवश्यकता होगी। बिल्कुल क्वेश्चन 13 के तरीके से ही बात करी गई है। क्वेश्चन में 2 किलोग्राम की वस्तु है हमारे पास, क्षैतिज खुरदरी मेज से 4 मीटर पर सेकंड के वेग से फिसल रही है, ठीक है बेटा। अब वो कहता है उसी वेग से गतिमान बनाए रखना है, यानी कि जो वेग है उसे हमें कांस्टेंट रखना है भाई। उसने कहा वस्तु को उसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए, अगर वस्तु का वही वेग रखना है तो इसका कारण क्या हुआ बेटा? उसने कहा कि जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हमसे 13 में पूछा नियत वेग, तो सेम वही कंडीशन, उसने कहा 4 मीटर पर सेकंड के वेग से बनाए रखना, यानी कि वो नियत वेग है, और वेग नियत होगा तो संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और संवेग परिवर्तन नहीं है, संवेग परिवर्तन 0, तो आरोपित बल भी क्या होगा? 0। यानी कि 4 मीटर पर सेकंड का वेग बनाए रखने के लिए हमें कोई भी बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास होगा शून्य, और बल का मात्रक न्यूटन, 0 न्यूटन। बढ़ते हैं बेटा नंबर 15। निम्न में सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है बेटा, निम्न में सदिश राशि है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम चलेगा बेटा, ये तो सदिश राशियां। उसने कहा समय, सभी को पता है बेटा अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी चाल, अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी दूरी, अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी बल, सभी जानते हैं बेटा बल क्या है? बल एक सदिश राशि है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी बल एक सदिश राशि है। बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वो कहता है न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम किसके द्वारा मापा जाता है, या न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? बेटा मैं यहां बात करना चाहूंगा तीनों नियम के बारे में। पहला नियम जो हमारे पास था गति विषयक प्रथम नियम, उसे हम गैलीलियो का नियम और जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। गति विषयक प्रथम नियम को हम किस नाम से? गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। गति विषयक दूसरे नियम को हम संवेग परिवर्तन के नियम के नाम से जानते हैं, और तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारे पास में गति विषयक दूसरे नियम द्वारा मापा जाता है, तो किसे बेटा? संवेग परिवर्तन को। ऑप्शन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन होगा? डी संवेग परिवर्तन को। नंबर 17 बेटा, न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया है। जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, होता क्या बेटा? प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है बेटा। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अब इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या है कि सदैव एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। बेटा क्रिया प्रतिक्रिया लगता कहाँ है? जैसे हम नदी में तैर रहे हो, नदी में तैर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। कैसे बेटा? हम तैरते वक्त पानी को अपने हाथों से पीछे की ओर धकेलते हैं, वो है क्रिया बल, और वो पानी हमें आगे की तरफ धकेलता है, यह है प्रतिक्रिया बल। तो पानी प्रतिक्रिया बल लगा रहा है और हम क्रिया बल लगा रहे हैं, यानी कि हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर रखते हैं। जैसे बेटा हम अगर बात करें कि हम एक छोटा पत्थर उठा रहे हो या हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, तो बाल्टी को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो क्रिया बल, बाल्टी अपने विपरीत दिशा में नीचे की तरफ बल लगा रही है तो प्रतिक्रिया बल। तो यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा विपरीत दो विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं बेटा, सदैव एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, गलत है। दो विभिन्न वस्तुओं पर अलग अलग दिशा में कार्य करते हैं, बिल्कुल ठीक। अभी क्या कहा? प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर बी, दो विभिन्न वस्तुओं पर अलग अलग दिशा में कार्य करते हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्रिकेट की गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींच लेता है, क्यों? ऑप्शन है हाथ में
आघात कम लगे, चोट कम लगे, गेंद को मजबूती से पकड़ सके, गेंद द्वारा हाथ पर बल अधिक लगे, हाथ द्वारा गेंद पर बल अधिक लगे। बेटा क्रिकेट से गेंद लपकना हमारे पास न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम का उदाहरण है, क्योंकि जब खिलाड़ी गेंद को लपकता है और वो उसने कहा अपने हाथ पीछे क्यों खींचता, अगर खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचता है तो उसका वेग धीरे शून्य होता है, एकदम शून्य नहीं होगा, क्योंकि P बराबर m गुना v होता है, उसमें संवेग जो है हमारे पास एकदम परिवर्तन नहीं होता है। इससे क्या होता है, अगर खिलाड़ी अपने हाथ पीछे ना खींचे तो खिलाड़ी को चोट लग सकती है, हाथ को आघात पहुंच सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 18 का ए, हाथ में आघात कम लगे इसलिए खिलाड़ी गेंद को पकड़ते वक्त अपने हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं। ठीक है बेटा। बेटा मैं आपको बतला दूं कि हमारे पास में बेटा एनसीईआरटी और जो आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड रिफ्रेशर है उन पर आधारित क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अभी हमारे पास में बेटा जो ऑप्शन बचे हैं, अभी क्वेश्चन बचे हैं, वो हमारे पास एनसीईआरटी विज्ञान प्रश्न प्रदर्शिका पुस्तक से जो 6 चयनित क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपके पास लेकर आया हूं। बेटा आपके लिए जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको सब इस वीडियो में बहुविकल्प क्वेश्चन में एक साथ मिलेंगे। पढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास क्या बेटा, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। उसने कहा सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किस पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सरल रेखीय पथ पर त्वरित गतिमान है, ठीक है, कोई पिंड हमारे पास है, वो कह रहा है इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है बेटा, इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, उसने कहा त्वरित गति से गतिमान है, जब त्वरित गति से गतिमान है तो हमारे पास में चाल परिवर्तित होती रहेगी, ठीक है, चाल वेग भी सदैव क्या होगा, परिवर्तित होगा, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, यह ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है बेटा, ठीक है। उसने कहा कौन सा सही नहीं है, कि यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ऑप्शन नंबर सी बेटा ये हमारा सही नहीं है, इस पर सदैव एक बल कार्य करेगा। अगर कोई भी वस्तु गतिमान है, हमने क्या बताया बेटा, गति के लिए उत्तरदायी होता है हमेशा एक बल, ठीक है बेटा, जब वो गतिमान है तो वो कह रहा है इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, ये तो बात सही है, ठीक है बेटा। ऑप्शन पूछा था सही नहीं है, तो हमारे पास क्या सही नहीं है, कि यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया, ये तो बेटा वही क्वेश्चन अभी जो हम आपके पास पढ़कर आए थे वही क्वेश्चन है क्रिया प्रतिक्रिया का। ये तो हमारे पास सभी को पता है, सदैव एक वस्तु पर लगता है, गलत है, किस पे लगता है, सदैव 2 भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, सदैव 2 भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है हमारे पास में जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। किसी पिंड का जड़त्व, किसी पिंड का जड़त्व, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे लेकिन जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, हमने ये भी पढ़ा था। उसकी चाल बढ़ाता है, उसकी चाल कम करता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोधित करता है, या घर्षण के कारण अवमंदित कर देता है। जो घर्षण है बेटा वो तो अलग है आपके पास, ठीक है बेटा। अब फिलहाल किसकी बात करी गई, पिंड का जड़त्व, और जो पिंड का जड़त्व है वो किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ठीक होगा, कि उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, गति की अवस्था में होने वाले जो परिवर्तन है उसे प्रतिरोधित करता है। मैं समझ रहा हूं बेटा आप नहीं समझ पाए, बेटा जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है ये हमने पढ़ा, लेकिन जड़त्व होता क्या है ये भी तो पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि किसी वस्तु की विरामावस्था और गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध करने वाले गुण को हम कहते हैं जड़त्व। तो ये कह रहा है कि उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ठीक होगा। गति की अवस्था हो या विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है, और उस विरोध के गुण को हम कहते हैं जड़त्व। बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये कह रहा बेटा हमसे कि कोई यात्री गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। ये कह रहा कि हमारे पास में गतिमान रेलगाड़ी है, उसमें एक सिक्का उछालते हैं, तो जब सिक्का उछालते हैं तो सिक्का गति करेगा ऊपर की तरफ। अब ये कह रहा वो सिक्का हमेशा क्या करता है बेटा, वो उसके पीछे गिरता है, जो यात्री है उसने सिक्का उछाला उसके पीछे गिरा, तो इसका मतलब क्या है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन है कि जो रेलगाड़ी है वो त्वरित है,
त्वरित मतलब गतिमान है, समझ लो बेटा। चलिए, उसने कहा त्वरित है, एक समान है, अवमंदित है या वृत्ताकार पथ के अनुदिश, मतलब रेलगाड़ी की जो गति है वो त्वरित है या एक समान है। अगर एक समान होगी तो सिक्का तो पीछे नहीं जाएगा बेटा, अगर एक समान गति से चल रही होगी तो सिक्का पीछे नहीं जाएगा। और हम बात करें बेटा किसकी, अवमंदित है, अवमंदित होगी तो पीछे नहीं गिरेगा, यानी कि रेलगाड़ी की गति बढ़ी है जब भी तो सिक्का पीछे गया बेटा। उसने कहा अवमंदित है, नहीं बेटा, मतलब रेलगाड़ी की जो गति है वो कम हुई है, मतलब वो घट रहा है क्या तुरंत, नहीं बेटा, ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है, एक समान भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है बेटा, त्वरित ऑप्शन बनता है। क्या बनता है बेटा, त्वरित। इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी की जो गति है वो कैसी है, त्वरित गति है। बढ़ते हैं बेटा अपने नंबर 5 की तरफ। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, नियम पूछा है, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। मैं आपको बता दूं बेटा, रॉकेट जो गतिविषयक तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, क्योंकि जैसे मतलब जो रॉकेट है वो गति कैसे करता है, रॉकेट में ईंधन भरा होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, जब वो जलता है तो उससे क्या निकलती है, गैस, और वो गैस रॉकेट के छोटे छोटे छिद्रों से पीछे की तरफ बाहर निकलती है। तो जो गैस है वो उसपे क्रिया बल लगाती है, और वो गैस उस रॉकेट को फिर क्या करती है बेटा, आगे की तरफ धकेलती है। तो कौन सा बल बनता है, प्रतिक्रिया बल। तो इससे रॉकेट क्या करता है, गति करता है। लेकिन उसने पूछा रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, रॉकेट किस नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण तो नहीं है, ईंधन जल रहा है, गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। उसने कहा ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, वेग संरक्षण। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा, संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। 2/3 ऊंचाई, मतलब 2/3 जल भरा हुआ है, क्या है बेटा, 2/3 जल भरा हुआ है, कोई टैंकर है और वो एक समान चाल से गतिमान है। 2/3 जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल, टैंक में भरा जल 2/3 तक जल भरा हुआ है और एक समान चाल से गतिमान है कोई टैंकर, अचानक ब्रेक लगाने पर भरा जल क्या होगा, ठीक है, अधजल गरगरी, छलकत जाए। ध्यान दें बेटा, पीछे की ओर गति करेगा, आगे की ओर गति करेगा, प्रभावित नहीं होगा, ऊपर की ओर उठेगा। जब 2/3 जल भरा हुआ है टैंकर में और एक समान चाल से गतिमान है तो ब्रेक लगाने पे जल आगे की तरफ जाएगा। कहां जाएगा बेटा, आगे की ओर गति करेगा। कहां गति करेगा बेटा, आगे की ओर गति करेगा। बेटा ये हमारे पास थे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, आपके पास 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे और बाकी उसके रिफ्रेशर से मैंने आपको 18 क्वेश्चन कराए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।